Hello student, today I am going to discuss with you one of the very important topic of class 12th, that is D block element। हाँ, बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब एवरेज टॉपिक है। और चैप्टर के हिसाब से जितना बड़ा चैप्टर है इसके हिसाब से इसमें से जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी हमने जो है इससे पहले जो है हम क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी हम जानते हैं क्या कितने ब्लॉक में जो है पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। पहले एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, बाद में पी ब्लॉक। फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ पीरियोडिक टेबल आर देयर इन क्लास 11। हाँ, इस टाइप से पीरियोडिक टेबल है। तो ये पहले दो ग्रुप को क्या बोला जाता था? एस ब्लॉक। इसको क्या बोला जाता था? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक। और यहाँ पे डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? टोटल 10। और यहाँ पे जो है कितने होते हैं? टोटल 6 वाले को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। इस वाले को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। और नीचे में जो दो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। हाँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक का एक और नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम है? ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, और एफ ब्लॉक को क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, अब जो है इसको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? डी ब्लॉक, व्हाई इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक? ब्लॉक में हम कैसे डिवाइड करते हैं? तो बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इन सबका किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वही उसका क्या हो जाता है? ब्लॉक। तो इस डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में जितने हम पढ़ेंगे, मतलब इस वाले रीजन में जो 10 ग्रुप आता है, जो 10 ग्रुप आता है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे जो है अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सारे के सारे में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होगा? डी सबसेल में। That's why these element are known as D block element। तो चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट का और क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन द पी एंड एस ब्लॉक एलिमेंट। इनके बीच में ट्रांजिशन मतलब होता है इन बिटवीन। Their properties are transition between S and P block element। S block और P block के बीच में इसकी प्रॉपर्टीज लाई करती है। बिकॉज S block आर हाईली आयनिक। S block कैसा आता है? हाईली रिएक्टिव मेटल। एंड P block फॉर्म क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज हाईली आयनिक। हाँ, तो उसके हाईली आयनिक और कोवेलेंट के बीच की प्रॉपर्टी कौन सा करता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। That's why D block element are called transition। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। इन बिटवीन किसके? S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के बीच का प्रॉपर्टी शो करने वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। नाउ typically D block element have typically इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है? डी ऑर्बिटल क्या होता है? इनकम्प्लीट। अगर फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल हो गया, यानी या तो इनकम्प्लीट होना चाहिए, या तो एटॉमिक फॉर्म में या फिर आयनिक फॉर्म में। अगर आयनिक फॉर्म में भी क्या है? डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4s1 3d10। एटॉमिक फॉर्म में तो इसका क्या है? ऑर्बिटल जो है कंप्लीट है, मतलब डी फुलफिल है। इसको हम डी ब्लॉक ट्रांजिशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, बिकॉज एटॉमिक फॉर्म में तो नहीं होता, लेकिन कॉपर +2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एस से एक डी से निकलेगा तो D9 हो गया, मतलब डी इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट डी मतलब क्या? कि ये क्या होगा? कॉपर क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। लेकिन अगर किसी एलिमेंट में आयनिक फॉर्म एज वेल एज एटॉमिक फॉर्म में, दोनों में भी किसी में भी अगर जो है उसमें डी इनकम्प्लीट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, फॉर एग्जांपल 12th ग्रुप एलिमेंट डी ब्लॉक आर नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक तो है 12th ग्रुप, व्हाई? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल, इसलिए 12th ग्रुप को हम डी ब्लॉक तो बोलते हैं, लेकिन ट्रांजिशन नहीं बोलते। 12th ग्रुप में कौन कौन सा आता है? ZnCdHg। कौन सा आता है? ZnCd एंड Hg। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 4s2 3d10। अगर इसका जो देखो एटॉमिक फॉर्म में भी क्या है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर डी ऑर्बिटल देखेंगे तो डी में हाउ मेनी ऑर्बिटल आर देयर? 5। 1 2 3 4 5। अब जो है 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑल डी ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड इन एटॉमिक फॉर्म। और आयनिक फॉर्म में भी इसमें कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन।
और आयनिक फॉर्म में भी देखेंगे तो Zn क्या शो करता है, Zn+2। Zn+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन S से निकलता, D से नहीं निकलता। तो D इज कंप्लीटली फिल्ड इन आयनिक एज वेल एज एटॉमिक फॉर्म। दैट्स व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी 12th ग्रुप को क्या बोला जाता है, नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर, नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि डी ब्लॉक में कौन कौन सा 3D, 4D एंड 5D एग्जिस्ट करता है। 3D में कौन कौन सा आएगा, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। हाँ, कहां से स्टार्ट होता है 3D, डी ब्लॉक स्टार्ट ही कहां से होता है, 3D से। 2D एग्जिस्ट नहीं करता। 3D में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, चलो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। हाँ, ये सब आता है किसमें, 3D में। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. These are the electronic configuration of these element. Now, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसके जस्ट पहले वाला नोबेल गैस को हम बिग ब्रैकेट में कर देते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन को हम लिख देते हैं। स्कैंडियम के जस्ट पहले 21 के जस्ट पहले वाला नोबेल गैस कौन सा है, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18। अब 18 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसमें, 3 ना, तो इसके बाद जो है किसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, 4s2 3d1। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगा। इसी तरह टाइटेनियम का करेंगे तो आर्गन, आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन चला गया, 18, बचा कितना, 22 में से 18 आर्गन में चला गया, बचा 4। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d में 2 जाएगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसी तरह हम देखेंगे वेनेडियम, वेनेडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 23, तो आर्गन, उसके बाद 4s2 3d3। नाउ था जो होता है 24, 24 का क्या होगा, 4 होना क्या था, 4s2 3d4 ये होना था, बट ऐसा नहीं होता है। रीजन बिहाइंड इट इज, डी में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, और एस में कितना होता है, 1 1 2 3 4 5। अब देखो अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो एस में कितना आ जाएगा, 2, और डी में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 4 चला जाएगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ से यहाँ चला आए तो ये क्या आ जाएगा, 4s1 हो जाएगा, और डी में कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, तो सारे के सारे हाफ फील्ड हो गए। यस, हाफ फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका 4s2 3d4 नहीं होकर के क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d5। सिमिलरली इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4s2 3d5, इसका कितना आ जाएगा। हाँ, इसमें देखो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला s पेयर हो गया, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इस केस में कितना आ जाएगा, ns मतलब 4s2 3d6 आ जाएगा। 6 आएगा मतलब फिर से पेयरिंग होने लगेगी, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेगा। यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4s2 3d7, ये 4s2 3d8। सिमिलरली इसका कितना होना चाहिए, 4s2 3d10 9 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता, 4s1 3d10 बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज होता, बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और आर्गन का क्यों चेंज होता, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। तो चलिए, ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर हम देखें 3D सीरीज के बाद, तो हम क्या देखते हैं, 4D सीरीज। 4D सीरीज का हम जो है एलिमेंट कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट आता है, ड्यूटेरियम, जर्कोनियम, हाँ, तो इसमें ये ट्रियम वाई मतलब Zr जर्कोनियम, Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag सिल्वर एंड कैडमियम। इसका नाम कैसे याद करेंगे, देखो एक ट्रिक होता है इसका नाम याद करने के लिए 4D का। कैसे याद करेंगे, यारी जरा, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक, मौत तक
रुकावट, रुकावट, RH मतलब राह, मौत तक रुकावट राह, PD मतलब पड़े आग में कूद, आग में कूद। हाँ, कैसे याद करेंगे? यारी मतलब वाई, जेड जरा मतलब ZR, निभा मतलब NB, मौत मतलब MO, तक मतलब TC टेक्नीशियन, रुकावट RU, राह मतलब RH, PD मतलब पड़े पैलेडियम, आग मतलब AG एंड खुद मतलब CD। तो इस तरह से हम 4D के मेंबर को याद करेंगे, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद। तो इस तरह से जो है हम इस ट्रिक से 4D के मेंबर को याद कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम 5D में कौन कौन आता है। 5D में आता है 5D में क्या आता है? लेंथेनियम, हाफनियम, TaWReOS RePtAu एंड AG। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे ला, हफ्ता, वरना, वरना रे, ओसामा, इधर, पिटाई और होगी। हाँ, कैसे याद करेंगे इसको? ला, हफ्ता, किसी ओसामा किसी का नाम है, उससे हम क्या जा रहे हैं? हफ्ता वसूल करने के लिए। तो कैसे बोलेंगे? ला हफ्ता, वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। तो कैसे याद करेंगे? ला मतलब LA, हफ मतलब HF, ता मतलब TA, वरना मतलब W, RE मतलब RE, रे मतलब RE, ओसामा मतलब OS, इधर मतलब IR, पिटाई मतलब PT और मतलब AU, HG मतलब मरकरी HG होगी। तो चलिए, ये था 4D एंड 5D। अब हम क्या देखते हैं कि 4D एंड 5D का मेंबर का जो साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। साइज ऑफ 4D एंड 5D आर ऑलमोस्ट सेम। सारे 4D एंड 5D के मेंबर का जो साइज क्या हो जाता है? सेम। ड्यू टू रीजन बिहाइंड इट इज, यहाँ पे प्रेजेंट होता है 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? F ब्लॉक लेंथेनॉइड। यहाँ पे क्या बोला जाता है? यहाँ पे 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। अब लेंथेनॉइड के कारण क्या होता है? 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ जाता है इस वाले के पास। तो रिजल्टेंट क्या होता है? इसका साइज इसके साइज से जेड इफेक्टिव जो है ज्यादा हो जाता है, साइज क्या होता है? छोटा। तो जिसकी वजह से सारे ये 5D का मेंबर का साइज कैसा हो जाता है? 4D के बराबर। तो साइज ऑफ 4D इक्वल टू 5D, रीजन बिहाइंड इट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होता है? सेम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये है। HR, ZR एंड HF का साइज सेम होता है, रीजन बिहाइंड इट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कभी दे देगा ZR HF, कभी दे देगा ZR+2 HF+2, कभी ZR+4 HF+4। मतलब इन सब में जो है, जरूरी नहीं है ये दे, ये तो एग्जाम में सबसे ज्यादा आया है, लेकिन इन सब में से भी कोई देगा, क्या होगा? उसका साइज सेम होगा। अब डेंसिटी की बात करेंगे, तो डेंसिटी की क्या होती है? डेंसिटी 5D का ग्रेटर होता है 4D से, और 4D ग्रेटर होता है 3D से। और साइज भी 3D का सबसे छोटा होता है साइज का, ये इसका ऑर्डर ये आ जाएगा। बाकी 4D और 5D सेम होता है, 3D कैसा होगा? छोटा होगा। हाँ, तो ये सब जो है एक ग्रुप के मेंबर है, ये एक ग्रुप के मेंबर है, ये एक ग्रुप के। इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट था? अभी पीछे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले किया था। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में। क्रोमियम में जैसा होगा वैसा ही किसमें होगा? मोलिब्डेनम में। वैसा ही किस में होगा? टंगस्टन में। हाँ, तो इन सब में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसलिए ये हार्ड भी सबसे ज्यादा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे ज्यादा शो होता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसके बाद कि प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का, जैसे कि मेटेलिक कैरेक्टर। हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली जो है पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में ओनली हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे के सारे क्या है? मेटल है, मेटल है। लेकिन पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज मेटलाइट तीनों है। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक में सारे के सारे क्या है? मेटल है। तो सारे के सारे एलिमेंट क्या है? मेटल है। इस मेटल में भी मेटेलिक कैरेक्टर डिफरेंट मेटल का अलग अलग होता है, कोई अच्छा मेटल होता है, कोई थोड़ा कम अच्छा मेटल होता है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? नियरली ऑल एलिमेंट्स शो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये मेटल जो होता है
इसके अंदर डी ब्लॉक मेटल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसको खींच करके हम वायर बना सकते हैं क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। डक्टिलिटी ज्यादा होता है, डक्टिलिटी मतलब कि ये डक्टाइल जो है ज्यादा, मेलेबिलिटी मतलब इसको थूर थूर के, मतलब इसको क्या पथरा करके सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। हाँ, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी जो है थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को भी अच्छे से कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा शो करता है बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, मच हार्डर एंड लो वोलेटिलिटी, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। आयरन को देखो कितना ज्यादा, लेकिन एस ब्लॉक के एलिमेंट को देखोगे वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको सॉफ्ट मेटल बोला जाता है, उसको सिंपली नाइफ से जो है कट कर सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट को। बट डी ब्लॉक एलिमेंट आर वेरी हार्ड लाइक आयरन और टंगस्टन, इन सबको देखो कितना ज्यादा हार्ड होता है, उसको जो है सिंपली कट नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, इसमें जो है एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे क्रोमियम का, क्या आया था 4s1 3d5, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एस में एक ऑर्बिटल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल में 5 के 5 जो है एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, तो डी में भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, Cr, MO एंड W। दिस इज 3d का मेंबर एंड दिस इज 4d एंड दिस इज 5d मेंबर। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, हार्डनेस इंक्रीज होता है। तो इन तीनों में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है, टंगस्टन। इसलिए बल्ब वगैरह में यूज किया जाता है किसका, टंगस्टन का, बिकॉज सबसे ज्यादा हार्ड होता है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाता है। क्लियर। तो have maximum unpaired electron, therefore they are hard and high melting point, इसमें unpaired electron ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या होता है, hard and melting point सबसे ज्यादा। नेक्स्ट 4d and 5d have very high enthalpy of atomization, 4d and 5d का जो है enthalpy of atomization बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर के बाद तो और भी डी ब्लॉक के जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सिमिलरली अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर हार्ड है, डी ब्लॉक हार्ड है कंपेयर टू एस ब्लॉक, तो डी ब्लॉक का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा एस ब्लॉक से, क्योंकि एस ब्लॉक तो रूम टेम्परेचर पे ही वेपोराइज हो जाता है। रूम टेम्परेचर कुछ जो है जैसे सीजियम एंड फ्रांसियम का देखेंगे वो तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। हाँ, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली ग्रेटर होता है किससे, एस ब्लॉक से। ZnCdHg हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रीजन क्या आता है, क्यों ये हार्ड होता है, क्यों इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बिकॉज डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। लेकिन ZnCdHg में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, नंबर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हेंस वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। हालांकि मरकरी को देखोगे, इफ यू सी द मरकरी, मरकरी इज इन लिक्विड, ये ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों, रीजन बिहाइंड इट इज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, NH2 और ND10, हाँ N-1D10 ये आएगा ना। जैसे अगर इसका Zn का देखोगे तो क्या आएगा, 4s2 3D10, तो ये D में 10 है, मतलब ये भी सारे के सारे पेयर है। S में 2 है, 2 है मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता, दोनों के दोनों पेयर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। और D में देखेंगे तो कितना होता है, 5, 5 में जो है दोनों में जो है सारे में जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 4 8 10 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। हाँ, अब देखेंगे इन 3D सीरीज स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम जाते हैं तो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज। स्कैंडियम में कितना होता है, 1, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में कितना होता है, 2, वेनेडियम में कितना होता है, 3, उसके बाद स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम में कितना होता है, स्कैंडियम में कितना होता है, 1, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में कितना होता है, 6 हो जाता है। इसलिए क्रोमियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। लेकिन मैग्नीज का कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 होता है, लेकिन इसका जो है जनरली जितना 5 में जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उतना नहीं होता, उससे भी कम हो जाता है। रीजन बिहाइंड इट इज, क्योंकि अगर हम इसका देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम का फिर ज्यादा, मैग्नीज का और कम हो जाता है। क्यों ज्यादा कम होता है, रीजन बिहाइंड इट इज
ये जो 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज ये क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। ड्यू टू हाफ फील्ड ये स्टेबल होता है, इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंगनीज का जो है कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। फिर मैंगनीज से अगर जिंक की तरफ जाएंगे तो फिर से जो है हमारा क्या होता है, ये थोड़ा इंक्रीज होता है, फिर से डिक्रीज होता जाता है। हाँ, फिर से डिक्रीज होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन बिहाइंड इट इज यहाँ से अगर हम आयरन की तरफ जाएंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, फिर जिंक, तो आयरन के पास क्या होता है, अब पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। आयरन के पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 4, क्योंकि डी में कितना चला गया, 6। आयरन में डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, 1 2 3 4 5। आयरन का देखेंगे तो क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, अभी देखा था 4s2 3d6। अब 6 इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पेयरिंग हो गई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 4। आयरन के बाद अगर कोबाल्ट को देखेंगे तो इसमें कितना होता है, d7, तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 3। अब निकल में देखेंगे तो एक और पेयरिंग हो जाएगी, कितना बचेगा, 2, और कॉपर में 1, कॉपर में 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहां से इधर जाएंगे मैग्नीज से जिंक की तरफ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। फर्स्ट जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज देन डिक्रीज। अगर स्टेटमेंट आएगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन डी 3d सीरीज completely decreases from left to right, statement is wrong। अगर कम स्टेटमेंट आया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, यस दिस इज राइट आंसर। यहां से यहां तक जाता है क्रोमियम तो क्या होता है, इंक्रीज देन डिक्रीज, उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज। अगर रीजन आया इसका कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, रीजन बिहाइंड इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, यस रीजन इज। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम amount of energy required to remove electron from isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसियस एटम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना लगेगा हमको रिलीज करने में, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में, उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैग्नीज एक क्या है, मैग्नीज जो है जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट होता है मैक्सिमम सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालने को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीज कन्वर्ट करेंगे एमएन को, किसमें कन्वर्ट करेंगे, एमएन को कन्वर्ट करेंगे एमएन गैस में, एमएन गैस में। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी, सब्लिमेशन एनर्जी। अब इस आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया ना, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+1 में। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। अगर 3D पीरियड में, 3D में कौन कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अगर यहां तक का हम आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो और अगर हम इसका आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसका क्या आएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, 4s2 3d5। मतलब ये डी क्या है, हाफ फील्ड है। डी के हर सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल, और सब में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, सब में 1 इलेक्ट्रॉन। तो डी इज हाफ फील्ड एंड एस इज फुल फील्ड। फुल फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन हाफ फील्ड वाला भी ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे दोनों एस भी हाफ फील्ड है और डी भी हाफ फील्ड है, तो ये इससे थोड़ा कम आता है, ये ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो उसके बाद क्रोमियम, वेनेडियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। अगर हम इसी में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा आ जाता है, क्रोमियम का ज्यादा आ जाता है। बिकॉज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम ग्रेटर देन मैग्नीज, ग्रेटर देन वेनेडियम, ग्रेटर देन टाइटेनियम, ग्रेटर देन स्कैंडियम। बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकेंड एनर्जी क्या होता है,
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसकी एनर्जी चेक करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाल देंगे 4s1 3d5 से, तो ये क्या बच जाएगा 3d5। 3d5 हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 4s1 3d5 हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहता है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है इससे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में। हाँ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसकी आयनाइजेशन एनर्जी चेक करना। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सिर्फ गैसेस न्यूट्रल फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन निकाल करके चेक करना। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये। अगर इसी में थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोला तो दो दो इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d4 हो जाएगा। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये d5 हो जाएगा। फिर से ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये इसका हाफ फील्ड लूज हो जाएगा, मतलब इससे निकालना, हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट। मतलब फिर से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा आ जाएगा, Mn का, उसके बाद क्रोमियम का, देन वेनेडियम, देन टाइटेनियम, देन स्कैंडियम। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एज कंपेयर टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो है जनरली, पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस कितना से होता है, 2 से, लेकिन डी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन का स्टेट का डिफरेंस कितना होता है, 1 का। रीजन बिहाइंड इट इज, डी ब्लॉक में क्या होता है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, NS और N-1D का जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब ऑर्बिटल जो होता है, उसका एनर्जी कंपेरेबल होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। So NS and N-1D ऑर्बिटल एनर्जी इज कंपेरेबल, ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए जो है यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, और डिफरेंस कितना का आता है, 1 का, लेकिन पी ब्लॉक में 2 का आता है। पी ब्लॉक में देखोगे नाइट्रोजन का कितना होता है, -3, नाइट्रोजन -1, नाइट्रोजन +1, +3 और +5, सॉरी -2, 0, -2, +1, +4 एंड +6, सॉरी 2 से डिफरेंस करता है, -3, -1, +1, +3, +5, इस तरह से वेरी करता है। हाँ, लेकिन डी ब्लॉक जो है वो 1 का डिफरेंस करता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, S में जितना इलेक्ट्रॉन है प्लस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, डी में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के सम के बराबर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कैंडियम में देखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब आता है डी ब्लॉक में 3D में। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कितना आता है, 4s2 3d1, इसमें 4s2 3d2, 4s2 3d3, इसमें क्या आएगा 4s2 3d, 4s1 3d5, यहाँ पे 4s2 3d5, यहाँ पे 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8 एंड 4s1 3d9, और यहाँ पे कितना आता है 4s2 3d10। ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, हाँ, अरे इसका कितना होता है, 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7 कोबाल्ट का, एंड 4s2 3d8 निकल का, और 4s2 3d9 किसका होता है, कॉपर का, एंड 4s2 3d10 किसका होता है, जिंक का। अब इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, D में अनपेयर्ड 1 है, तो यहाँ पे एक तो D की वजह से आना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का जितना भी होता है उसका कितना आता है, +3। यहाँ पे देखेंगे तो +2 तो S की वजह से आएगा ही, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना D में, एक अनपेयर्ड जाएगा तो +3 होगा, दूसरा अनपेयर्ड जाएगा तो +4 होगा। हाँ, और इसमें भी अगर S का दोनों इलेक्ट्रॉन जाता है तो +2 तो होगा ही होगा, और D में से एक अनपेयर्ड गया तो +3,
2 अनपेयर्ड गया तो +4 और तीनों अनपेयर्ड चला गया तो +5। अब यहाँ पे क्रोमियम में से जनरली जो है यहाँ से 1 भी जा सकता है, लेकिन 2 जनरली जाता है, तो इसका कितना होगा, +2 भी होगा, +3 भी होगा, +4 भी होगा, +5 भी होगा एंड +6 भी होगा। सिमिलरली यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना होगा, +2, और यहाँ से 5 के 5 अनपेयर्ड है ना, 1 अनपेयर्ड गया तो +3, नेक्स्ट अनपेयर्ड तो +4, नेक्स्ट +5, नेक्स्ट +6, नेक्स्ट +7, +7 तक ये सारे, ये 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यहाँ पे कितना है, 2s में, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +7 तक। यहाँ पे अनपेयर्ड कितना है, n की वैल्यू 4 है, यहाँ n की वैल्यू 5, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे +2 तो होगा ही, एक अनपेयर्ड जाएगा तो +3, दूसरा अनपेयर्ड जाएगा तो +4, तीसरा जाएगा तो +5, चौथा जाएगा तो +6, यहाँ पे +5 नहीं होता, +7 नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो कोबाल्ट का कितना हो सकता है, +2 तो होगा ही, +3, +4 एंड +5 भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट निकल का देखेंगे तो +2 तो होगा ही, +3 एंड +4, क्योंकि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर का कितना होता है, कॉपर +1 एंड +2 दोनों में एग्जिस्ट करता है। जिंक का सिर्फ और सिर्फ +2 होता है। तो जी ब्लॉक का देखो, ये सब ग्रुप यहां से लेकर के यहां तक, ये सारे के सारे कैसा शो कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ना। लेकिन फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे, ओनली फर्स्ट ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप। लास्ट ग्रुप में कौन आता है, Zn, Cd एंड Hg। हाँ, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसका ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता है। लेकिन स्कैंडियम, उसी तरह स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनियम, इसका कितना आता है, +3, यहाँ पे भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता। फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप का डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता, बाकी सारे का क्या आएगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी। आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ही डी ब्लॉक कैसे बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है हमारा कि ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोराइड, मतलब हैलाइड के साथ जो है डी ब्लॉक कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। हाँ, तो अगर हैलाइड के साथ शो करेगा कैसा, कि हैलाइड के साथ फ्लोरीन सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन। क्यों करेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है छोटा साइज होता है, तो ज्यादा नंबर में आकर के जो है मेटल से जाकर के जुड़ेगा डी ब्लॉक के। लेकिन क्लोरीन का कंपैरेटिवली साइज ज्यादा होता है, आयोडीन का उससे भी ज्यादा होता है। हाँ, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो TiX4 का होता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, तो डी ब्लॉक का साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल आपस में आकर के इंटरेक्ट नहीं कर पाता ड्यू टू इंटर एटॉमिक रिपल्सन। और फ्लोरीन जो है वेनेडियम के साथ 5 भी शो करता है, क्रोमियम के साथ 6 करता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे TiX4 जो मैक्सिमम करता है, यहाँ पे फ्लोरीन भी 4 आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है। हाँ, 4 यहाँ तक तो चारों आ सकता है। लेकिन वेनेडियम के केस में ओनली 5 फ्लोरीन ही आएगा, 5 क्लोरीन नहीं आएगा, क्योंकि 5 क्लोरीन आ गया यहाँ पे, या 5 आयोडीन मान के चलो आ गया, तो इसके बीच में आयोडीन का मॉलिक्यूल ऑलरेडी इतना बड़ा होता है, इसके बीच में इंटर एटॉमिक रिपल्सन इतना होता है कि नेक्स्ट जो है आयोडीन को आने ही नहीं देता, इसके पास जगह ही नहीं होता। इसलिए VFI5 नहीं एग्जिस्ट करता, F4 एग्जिस्ट करता, बिकॉज F का जो है साइज कैसा होता है, छोटा, तो छोटा छोटा मैक्सिमम आ सकता है और बड़ा ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि स्पेस ही नहीं होता। उसी तरह Cr के साथ जो है F6 तक आ सकता है, लेकिन I और Cl6 तक नहीं आता। हाँ, अब देखो कि मैग्नीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज नॉट शोन बाय हैलाइड, हैलाइड के थ्रू नहीं होता है। मान के चलो Mn जो है 7 फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करेगा, तभी इसके ऊपर क्या आएगा, +7 चार्ज आएगा। लेकिन मैग्नीज फ्लोरीन के साथ 7 नहीं आता, क्योंकि इतना ज्यादा एटम एक साथ जो एक मॉलिक्यूल के पास नहीं आ पाता है। मैग्नीज के साथ ओनली कितना हैलाइड आता, क्योंकि साइज ऑफ मैग्नीज भी छोटा हो जाता है, तो बार ओनली 4 फ्लोरीन आ सकता है। हाँ, ये बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। मैग्नीज में मैक्सिमम कितना आ सकता है, फ्लोरीन 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, क्योंकि इसका साइज जो है फ्लोरीन का जो है इंटर एटॉमिक रिपल्सन ज्यादा आता है। तो फ्लोरीन की वजह से, हैलाइड की वजह से मैग्नीज पे चार्ज कितना आता है, +4। लेकिन +7 एग्जिस्ट करता है, तो किसकी वजह से करता है, क्योंकि मैग्नीज
MnO3F के फॉर्म में अगर रहेगा, मतलब ऑक्सीजन आ जाएगा, तो इस केस में जो है मैग्नीज पे जो है कितना ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाता है, MnO3 एक F। तो इस ऑक्सीजन की वजह से +2 यहाँ पे आएगा, इस ऑक्सीजन की वजह से +2 यहाँ पे, इस ऑक्सीजन की वजह से +2 यहाँ, इसके वजह से +1, टोटल +7 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि ऑक्सीजन जो है अटैच करता है मल्टीपल बॉन्ड से। तो हैलाइड के बाद अगर हम देखते हैं तो ऑक्साइड की अगर हम बात करें, मेटल ऑक्साइड की, तो क्या होता है मेटल ऑक्साइड में? मेटल ऑक्साइड, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन क्या करता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। क्यों? देखो अगर मान के चलो Sc2O3 या Mn2O7, इस फॉर्म में Mn के पास कितना आ जाएगा? +7, यहाँ पे कितना आ जाएगा? +3। एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों फॉर्म करता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन? ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड के साथ। लेकिन फ्लोरीन कैसे बनाता है? सिंगल बॉन्ड के साथ। इसलिए जो है ऑक्सीजन ज्यादा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता। अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के साथ 4 ही फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है, अभी बताया था। इसलिए मैग्नीज के फ्लोरीन के साथ मैग्नीज कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +4। लेकिन ऑक्सीजन के साथ कितना शो करता है? +7। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता, तो एक ऑक्सीजन की वजह से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता, लेकिन एक फ्लोरीन की वजह से एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता। 4 ऑक्सीजन आकर के 8 ऑक्सीडेशन स्टेट कर देगा, लेकिन 4 फ्लोरीन 4 ही करेगा। अगर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट करना है तो 7 फ्लोरीन को आना पड़ेगा, लेकिन 7 फ्लोरीन आ ही नहीं सकता क्योंकि इंटर एटॉमिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो चलो अगर हम देखें, अगर हम ऑक्साइड से बात करें कि क्या क्या ये एक्सप्लेन करता है, तो ऑक्साइड अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी डी ब्लॉक का, तो वो कैसा शो करता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। उसका ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। वो एक्वस मीडियम में डालोगे तो उसका ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? बेस। लेकिन इंटरमीडिएट वाला अगर है, इफ इंटरमीडिएट ऑक्साइड आर प्रेजेंट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, हाँ, तो इंटरमीडिएट मान के चलो किसी का, मान के चलो मैग्नीज का है, मैग्नीज +2 में भी एग्जिस्ट करता, +4 में भी एग्जिस्ट करता और +7 में भी एग्जिस्ट करता। हाँ, तो +2 वाला कैसा शो करेगा? बेसिक ऑक्साइड। और इंटरमीडिएट +4 वाला कैसा शो करेगा? एम्फोटेरिक। एंड +7 वाला कैसा शो करेगा? एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर? तो ये है हमारा ऑक्साइड का, ऑक्साइड क्या क्या एक्सप्लेन करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है? ट्रांजिशन मेटल के बीच में जनरली जो है वैकेंट स्पेस होता है, उसके अंदर क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल जाकर के इंक्यूबेट कर जाता है, जाकर के स्पेस घेर लेता है, उसी से फॉर्मेशन किसका हो जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद द एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये कैसा होता है? छोटा छोटा एलिमेंट होता है। और ट्रांजिशन मेटल के बीच में जो है जब उसका लैटिस बनता है तो उसके बीच में कुछ कुछ स्पेस होता है, वहां पे जाकर के ये छिप जाता है और उससे ये, इसलिए ये क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। द स्मॉल एटम ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा incubate in between the lattice of the d block element known as transition element. For example, टंगस्टन का एक लैटिस है, वहां पे कार्बन आकर के उसके लैटिस के बीच में आ जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। आयरन के लैटिस में भी कार्बन आ जाता है, टाइटेनियम में हाइड्रोजन और किसी में बोरॉन आ जाता है एक्सेट्रा, इन सबको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वोट और कंपटीशन, नीट जेईई दोनों के इस कंपैरिजन में। हाँ, देखेंगे क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कई बार नीट में इसका प्रॉपर्टीज रिपीट हो गया है, हाँ, और बोर्ड में भी। तो बोर्ड में पूछेगा राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या होगा? नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। क्या होता है? इसका कोई स्टेक्योमेट्री नहीं होता। डी ब्लॉक का देखोगे, अगर सॉलिड स्टेट एक तुम्हारे में चैप्टर था, वो क्या हो गया? सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया? मतलब पहले था और 2019-20 में अराउंड जो है उसको हटा दिया गया। वहां पे पढ़ते थे हम SCC, कोई भी कंपाउंड जो होता है एलिमेंट, वो सिंपल क्यूबिक फॉर्म में होता है या बॉडी सेंटर क्यूबिक फॉर्म में होता है या फिर फेस सेंटर क्यूबिक में होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है या CCP होता है या SCP होता है। क्लियर? तो उसमें जो है ये उसको बोलते हैं स्टेक्योमेट्री। तो ये कंपाउंड जो है इस टाइप का कोई शेप एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड को। मतलब ये जो है इन बिटवीन द लैटिस जाकर के जमा हो जाता, इसलिए इसका कोई जो है स्टेक्योमेट्री नहीं होता।
नाइदर टिपिकल आयनिक नॉर कोवेलेंट, ये ना तो आयनिक होता है, ना ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है प्लस माइनस से, ना ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है शेयरिंग से। ये तो बस जाकर के फिट हो जाता है एक वॉइड में, एक गड्ढे में जाकर के फिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, हार्डर देन प्योर मेटल, ये प्योर मेटल से ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसका लैटिस जाकर के फिल कर देगा ना, फिल कर देगा खाली जगह, तो वहां पे क्या आ जाएगा, उसका हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ डक्टिलिटी लेस देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से इसकी मेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि बीच में इंटरस्टिशियल आ गया ना, वो मेलेबल उतना ज्यादा नहीं होता, ना ही डक्टाइल आ जाता है, ना ही ज्यादा खींच पाते हैं उसको। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होता है, ये रिएक्शन वगैरह शो नहीं करता है। हाँ, ये जाकर के तो स्पेस में उसके खाली जगह में बैठा है ना, ये केमिकली रिएक्शन वगैरह नहीं करेगा। और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वजह से इसका क्या हो जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। देखो कैसे ये जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड जमा होता है। फॉर एग्जांपल एक लैटिस है कोई भी डी ब्लॉक का, ये कोई डी ब्लॉक का लैटिस है, डी ब्लॉक ब्लॉक का एटम इस तरह से आपस में जो है जमा हुआ है। हाँ, इस तरह से आपस में जमा हुआ है। डी ब्लॉक का एटम, जैसे आयरन ही ले लो, आयरन का कुछ ना कुछ एटॉमिक लेवल पे इस टाइप से जमा होता है। तो इसके देखो दो मॉलिक्यूल, मान लो इसमें बहुत सारा मार्बल तुमने रख दिया एक जगह पे, उसके बीच में कुछ ना कुछ जो है, मार्बल के बीच में जगह तो खाली होता है ना, तो उसी खाली जगह में ये एटम जो है एक मार्बल की तरह मानो, उसके जगह पे ये खाली जगह है ना, इस खाली जगह पे ही जाकर के या तो बोरॉन, इस खाली जगह पे कौन जाकर के जुड़ जाता है, कौन जाकर के अरेंज हो जाता है, या तो बोरॉन अटैच हो जाता है, या फिर कार्बन जाकर के छिप जाता है यहाँ पे, बोरॉन या फिर कार्बन या हाइड्रोजन, जो छोटा छोटा जितना वॉइड होता है उस हिसाब से जाकर के फिट हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब खाली जगह पे ये जो वॉइड इसके बीच में क्रिएट हुआ है, उसके बीच में जाकर के अगर चला गया, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और इसके वजह से ये प्रॉपर्टीज आती है। नाइदर आयनिक, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो बीच में आता है, ये ना आयनिक होता है ना कोवेलेंट होता है। हार्डर देन प्योर मेटल, ये मेटल जो इसके अंदर में आता है उस मेटल को क्या बनाता है, हार्ड बना देता है। केमिकली इनर्ट, ये कोई रिएक्शन वगैरह शो नहीं करता है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या करता देता है, इंक्रीज कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन कब होगा, जब हमारा जो है मेटल का साइज जो है कंपेरेबल होगा। अगर कंपेरेबल साइज होता है तो वहां से हमारा फॉर्मेशन होता है एलॉय का। अगर डिफरेंट साइज होता है वहां पे एलॉय का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर। अगर देखते हैं हम डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का मेटल का जो जनरली साइज ऑलमोस्ट सेम होता है मैक्सिमम का। हाँ, तो ये इसलिए जो है डी ब्लॉक एलिमेंट रेडली फॉर्म एलॉय ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम मेटालिक रेडियाई। इसका मेटालिक रेडियाई क्या होता है, सेम, मतलब एटॉमिक साइज सेम। अब ब्रास देखेंगे, ब्रास एक क्या है, एलॉय है। ब्रास इज एन एलॉय। किससे बनता है, कॉपर और जिंक। ये जितने भी एलॉय होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। हाँ, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल। इसमें कौन कौन आपस में मिक्स होता है, कॉपर एंड जिंक, इन दोनों का एलॉय बनाते हैं तो क्या बनता है, ब्रास। और ब्रॉन्ज किसका एलॉय बनता है, कॉपर एंड टिन। और जर्मन सिल्वर किसका बनता है, कॉपर जिंक एंड निकल। कॉपर जिंक एंड निकल, या ऐसे कह सकते हैं ब्रास में ही अगर निकल का कुछ अमाउंट ऐड कर देते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जर्मन सिल्वर का। नेक्स्ट देखते हैं 24 कैरेट गोल्ड क्या एलॉय होता है, नहीं, 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड होता है। इसमें इसका अगर हम जो है अगर इससे कुछ बनाना होता है, फॉर एग्जांपल अगर इससे हमको एलॉय का फॉर्मेशन करना होता है तो क्या करते हैं इसमें, अगर एलॉय का फॉर्मेशन करना होता है तो क्या करते हैं, इसमें कॉपर को ऐड करते हैं, कॉपर ऐड करते हैं तब यहाँ पे एलॉय का फॉर्मेशन होता है। जनरली जो हम ऑर्नामेंट में यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एलॉय होता है, क्योंकि वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता, वो 20 या 22 कैरेट गोल्ड होता है। और स्टील देखेंगे तो स्टील में कौन कौन आता है, आयरन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, और इसमें एक नॉन मेटल भी होता है इस एलॉय में, कौन सा होता है, कार्बन। तो ऐसा पूछेगा कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें नॉन मेटल पाया जाता है, आंसर इज स्टील। क्लियर। स्टील में जो है क्या होता है, नॉन मेटल। नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर हम देखते हैं, कैटलिस्ट जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या शो करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह। क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है ये, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, दूसरा से फिर कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। क्लियर। अगर हम मान के चलते हैं
V2O5, V2O5 किसमें यूज होता है? कांटेक्ट प्रोसेस में। किसमें? कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस किसमें यूज होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखते हैं PDPT और NiPDPT, NiPDPT किसमें यूज होता है? NiPD एंड PT ये किसमें होता है? हाइड्रोजिनेशन में। किसमें यूज होता है? हाइड्रोजिनेशन। मतलब अगर मान के चलो ओलिफिन से हमको बनाना है पाराफिन, या ओलिफिन से पाराफिन बोले तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से हमको क्या बनाना है? सिंगल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड से मान के चलो अल्कीन से हमको अल्केन बनाना है, तो क्या करना होता है? H2 को H2 किसके प्रेजेंस में? NiPD या PT किसी के प्रेजेंस में ऐड कर देते हैं, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन ऐड कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन। या फिर हम क्या करते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना है, वहां पे भी हाइड्रोजनेशन करते हैं। इसका यूज करते हैं NiPDPT H2 के प्रेजेंस में। नेक्स्ट, आयरन को जो है कैटलिस्ट किस प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह यूज होता है? हैबर प्रोसेस में। किसमें? हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस किसमें काम आता है? अमोनिया बनाने के लिए। आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। और प्लेटिनम किसमें यूज होता है? ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या बनाते हैं हम? नाइट्रिक एसिड। क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड। एंड हैबर प्रोसेस में आयरन यूज होता है, क्या बनाते? अमोनिया। क्या बनाते? अमोनिया। नेक्स्ट देखते हैं CuCl2, इसका यूज होता है डेकन प्रोसेस में। किसको बनाने में यूज होता है? क्लोरीन। क्लोरीन के बनाने में। क्लियर? तो ये था हमारा कैटलिस्ट तक का आज का लेक्चर। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज KMnO4 और K2Cr2O7, वो इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन इधर से आएगा, एक क्वेश्चन उधर से आएगा JEE नीट में, और बोर्ड में भी एक क्वेश्चन इधर से आएगा, एक क्वेश्चन उधर से। ऑब्जेक्टिव और भी आ सकता है, सब्जेक्टिव एक इधर से आएगा। ओके।